नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारत के एक ऐसे शानदार सफर पर निकलते हैं जो हमें सुनियोजित शहरों से लेकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे एक सभ्यता बनी, कैसे बदली और उसने दुनिया को कुछ सबसे महान विचार कैसे दिए। तो सवाल ये उठता है कि भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी और योग दर्शन जैसी गहरी बातें, इनकी जड़ें आखिर कहाँ मिलती हैं। चलिए इन्हीं सवालों के साथ आज की पड़ताल शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है रहस्यमयी और उस जमाने के हिसाब से बेहद उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले जरा समय को समझते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये सभ्यता लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1921 तक दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, तब जाकर यह हजारों साल पुराना राज जमीन के नीचे से बाहर आया। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, इसका फैलाव बहुत बड़ा था, आज के पाकिस्तान और भारत के एक बड़े हिस्से तक। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और गुजरात में लोथल जैसे बड़े शहर बताते हैं कि ये सभ्यता कितनी विशाल और संगठित रही होगी। लेकिन जो बात इन लोगों को सबसे अलग बनाती है ना, वो है इनकी शहरी योजना। सोचकर देखिए, आज से 4500 साल पहले इनके शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, मतलब एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इनकी जल निकासी व्यवस्था तो कमाल की थी, हर घर नालियों से जुड़ा था। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार तो इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। यही नहीं, ये लोग कांस्य का इस्तेमाल करते थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से व्यापार भी करते थे। और अब आते हैं इनकी सबसे बड़ी पहेली पर, इनकी अपनी लिपि। ये एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, न जाने कितने राज और कहानियां इन चिन्हों में छिपी होंगी। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। एक सभ्यता जो इतनी व्यवस्थित और उन्नत थी, आखिर उसका अंत कैसे हो गया? वो कहाँ चली गई? सिंधु घाटी के पतन के बाद भारत की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, जिसने भारतीय संस्कृति की एक नई नींव रखी। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सिंधु घाटी की शहरी और व्यापार वाली जिंदगी की जगह अब एक ग्रामीण और खेती बाड़ी पर आधारित समाज ने ले ली थी। मतलब लोगों के रहने, सोचने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया। जहां पहले मोहरें और तौल माप जरूरी थे, अब संस्कृत भाषा और यज्ञ अनुष्ठान जिंदगी का केंद्र बन गए। अच्छा, इस वैदिक काल को भी हम दो मुख्य हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तो इनका समाज कैसा था? शुरुआती आर्य पंजाब और अफगानिस्तान के इलाकों में बसे। समाज की नींव थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते, कई ग्रामों से विश्व बनता और कई विश्व मिलकर बनाते थे जन, यानी कबीला, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। इसी दौर में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शुरुआत में ये बंटवारा जन पर नहीं, बल्कि लोगों के काम धंधे पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल में धर्म काफी हद तक प्रकृति की शक्तियों पर आधारित था। इंद्र उनके सबसे प्रमुख देवता थे, युद्ध और बारिश के देवता। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच एक मध्यस्थ माना जाता था। वरुण ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और सोम को वनस्पतियों का देवता माना जाता था। अब देखिए, जैसे जैसे वैदिक कर्मकांड और यज्ञ और जटिल होते गए, कुछ लोगों के मन में बड़े बुनियादी सवाल उठने लगे। हम ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे का असली मतलब क्या है? ये ब्रह्मांड कैसे बना? मैं कौन हूं? इन्हीं सवालों की खोज ने भारत को दर्शन की दुनिया में पहुंचा दिया। तो जब यज्ञ और अनुष्ठान समाज के केंद्र में आ गए, तो एक वैचारिक क्रांति भी शुरू हुई। लोगों ने सोचना शुरू किया कि इन सब चीजों के पीछे का असली सच क्या है? आत्मा क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? और इन्हीं सवालों से भारत की महान दार्शनिक परंपराओं का जन्म हुआ। इसी सोच विचार से दर्शन की 6 बड़ी धाराएं निकली, जिन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। कपिल का सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। पतंजलि का योग मन और इंद्रियों को काबू करने का रास्ता दिखाता है। गौतम का न्याय दर्शन तर्क वितर्क पर जोर देता है। कणाद का वैशेषिक दर्शन ब्रह्मांड के मूल कणों यानी परमाणुओं की बात करता है। जैमिनी का मीमांसा वैदिक कर्मकांडों का विश्लेषण करता है।
और बादरायण का वेदांत ज्ञान के जरिए आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को सुलझाता है। अब भारतीय दर्शन को समझने का एक और तरीका है इसे दो धाराओं में देखना। एक है आस्तिक दर्शन, जो वेदों को ज्ञान का सबसे ऊंचा स्रोत मानते हैं, जैसे न्याय, योग और वेदांत। और दूसरी तरफ है नास्तिक दर्शन, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते और अपने स्वतंत्र तर्क पर जोर देते हैं। इसमें चार्वाक, जैन और बौद्ध धर्म जैसे विचार शामिल हैं। इन्हीं सब में से वेदांत दर्शन बहुत प्रभावशाली रहा। इसका मतलब ही है वेदों का अंत। ये दर्शन असल में वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों पर आधारित है। बाद में भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र भी इसके मुख्य ग्रंथ बन गए, जो आत्मा और परम सत्य के रिश्ते की पड़ताल करते हैं। तो ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। हमने सिंधु घाटी के सुनियोजित शहरों से शुरुआत की, फिर वैदिक काल के यज्ञों और भजनों को देखा और आखिरकार अस्तित्व के उन गहरे सवालों तक पहुंचे जिन्होंने भारत के महान दर्शन को आकार दिया। और अंत में एक सवाल, समाज, कर्तव्य और सच्चाई के बारे में ये हजारों साल पुराने विचार आज भी दक्षिण एशिया में लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।